देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ रवि मेहता। विधानसभा चुनाव की चर्चा तो सरेआम है, लेकिन विधान परिषद जो विधानसभा चुनाव से पहले ही 22 अक्टूबर को है, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं बता दूं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशियों की। मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं सुरेश प्रसाद राय जी, और ये लगातार पिछले कई महीनों ही नहीं कई वर्षों से लगातार शिक्षकों के बीच एक जाने माने हस्ती रहे हैं, लगातार चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये लगातार शिक्षकों के मांग और हक के लिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इनसे हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी चर्चा आपकी क्यों हो रही है पूरे क्षेत्र में, और इनके आगामी एजेंडे क्या हैं चुनाव को लेकर। सबसे पहले बीटी न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, लगातार जिस तरह से आपका चर्चा फेसबुक, यूट्यूब और आप क्षेत्रों में शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, तो आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है अब तक, और आगे चुनाव को लेकर आपका क्या मुख्य एजेंडा रहने वाला है? देखिए, मैंने क्या मुख्य रूप से काम किया है इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ। 9 वर्षों की सरकारी सेवा, मैं बीटी उच्च विद्यालय का विज्ञान शिक्षक था। 2011 के 30 अप्रैल से मैंने सूबे बिहार के नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और माध्यमिक से लेकर डिग्री स्तर तक के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के लिए, मदरसा और संस्कृत कोट के विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए, और साथ साथ अन्य जो शिक्षण संस्थान हैं उन शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारियों की सेवा के लिए मैंने अपनी 9 वर्षों की सरकारी सेवा को तिलांजलि दे दी, और मैंने प्रयास लेकर शिक्षकों की सेवा करने का व्रत लिया। सर, आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सचिव भी रहे हैं, संयुक्त सचिव रहे हैं, तो और लगातार शिक्षकों के मांग के लिए लगातार तत्पर रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, के हक में लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो क्या लगता है कि यदि आपको मौका मिलता है तो शिक्षकों का जो बहुचर्चित मांग है उनके पेमेंट को लेकर, समान वेतन को लेकर, इस पर आपका क्या सहयोग रहेगा या क्या आश्वासन रहेगा उन शिक्षकों को? देखिए, ये तो मेरे जीवन का मूल लक्ष्य है। जब मैं 1984 में सरकारी सेवा में आया, सेवा में आने के साथ ही मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का सदस्य बना। उस सेवा संगठन का सदस्य बना जिसकी स्थापना 1925 में हुई, और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से प्रथम दिन से ही मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार शिक्षकों की समस्याओं के निदान की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। लगातार शिक्षक संघ के पदधारक के रूप में न सिर्फ मैंने शिक्षकों के सामान्य और दैनिक समस्याओं के निदान में सहयोग किया, वरन जब 2006 में शिक्षकों के वर्षों बरस की तपस्या को समाप्त करते हुए उनके स्वीकृत और सृजित पदों को संविदा की कोटि में संप्रवर्तित कर दिया गया, और विद्यालयों में नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तब से मैंने सरकार के इस नियोजन प्रक्रिया का विरोध करना प्रारंभ किया। सर, कहा यह भी जा रहा है कि आप कहीं न कहीं एनडीए के प्रत्याशी हैं, एनडीए आपको सपोर्ट कर रही है, और अभी सरकार भी एनडीए की है, उसके शिक्षक बहाली भी उन्हीं के काल में हुआ है। तो क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं क्या सरकार तक पहुंच पाएगी? क्या सरकार आपकी मांगों को कितना तवज्जो दे पाएगी? देखिए, निश्चित रूप में मैं एनडीए समर्थित प्रत्याशी हूँ, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में कोई सिंबल नहीं होता, समर्थन होता है, और पूर्व में भी ये परंपरा रही है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। नहीं तो हमारे महापुरुषों ने भारत के संविधान में उच्च सदन के लिए जो शिक्षक प्रतिनिधि, स्नातक प्रतिनिधि और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि का प्रावधान किया, उसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य था, ये प्रतिनिधि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करें
उस वर्ग की आवाज को उच्च सदन में बुलंद करें और उस वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें। जहां तक आपने पूछा कि आप उसके प्रत्याशी हैं तो क्या आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे, और मैंने किया भी है। लगातार मात्र 6000 माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक नियोजित हुए, 6000 मासिक मानदेय और 16 दिन के आकस्मिक अवकाश पर सरकार ने उनका नियोजन किया था। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से अपने तमाम माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कर्मचारी के सहयोग से, उनके अनुशासन के बल पर आज हम उस मुकाम पर हैं जब हमारे शिक्षकों को एक तथाकथित ही सही, पूर्ण नहीं, अधूरा ही सही, लेकिन एक वेतनमान, एक सेवा शर्त प्राप्त है। जिस सेवा शर्त में त्रुटियां हैं उसके बारे में भी मैंने सरकार का ध्यानाकर्षण किया है। वेतन बढ़ोतरी भी मात्र 15% की गई, जिसका मैंने और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कड़ा प्रतिरोध किया, और हम आशान्वित हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मोदी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में वित्त रहित के कोड को समाप्त किया, वित्त रहित को वित्त अनुदानित किया और नियोजित शिक्षकों को मानदेय के स्थान पर एक वेतनमान दिया, और आधा अधूरा सेवा शर्त ही सही, लेकिन एक सेवा शर्त है। तो इसमें जो पूर्व में जीते हुए व्यक्ति थे दरभंगा क्षेत्र से, तो उसके संबंध में आपका क्या विचार है? इस संबंध में कुछ पता है? पूर्व से जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उसके संबंध में मुझसे ज्यादा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता थे। 6 वर्षों के दरमियान पता ही नहीं लगा कि बिहार विधान परिषद में दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि है क्या। सर, लोगों के बीच जब मैं पहुंचा था तो चर्चा ये गर्म थी कि सारे लोग लगातार वोट लेके निकल जाते हैं, जब जीतते हैं तब घूर के देखने तक नहीं आते हैं। तो क्या लगता है कि वैसे मतदाताओं को आप क्या आश्वासन देंगे? वैसे मतदाता मेरे सीधा संपर्क में रहे हैं। मैं पराजित होकर भी उनका आभारी रहा हूं 2014 के विधान परिषद के चुनाव में, लेकिन जो जीते वे उनके आभारी नहीं हुए, उनके मत का कोई महत्व नहीं दिया, उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं रहा, उनके लिए विधान परिषद में एक शब्द भी उन्होंने कहना उचित नहीं महसूस किया। न उनके सुख में वो खड़ा रहे, न उनके दुख में वो खड़ा रहे। इसलिए मैं अपने कार्य के बल पर मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से जब मैं सदन के अंदर जाऊंगा तो मैं किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा। मैं उनकी आवाज, संविधान की जो मूल अवधारणा है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के पीछे, मैं शिक्षकों की आवाज बनते रहूंगा। और पूर्व में विधान परिषद की जो गरिमा रही है, हमारे पूर्व के जो शिक्षक प्रतिनिधि एक स्वर्णिम काल का गठन को गढ़े थे, जबकि बिहार विधान परिषद को शिक्षकों का सदन कहा जाता था। हमारे तमाम शिक्षक प्रतिनिधि, स्नातक प्रतिनिधि एकजुट होकर शिक्षकों की समस्याओं के लिए, शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य करते थे और सरकार को विवश करते थे। मैं इस प्रतीक्षा में हूं कि 22 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधान परिषद के दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान में मतदाताओं के आशीर्वाद से, इसका मुझे पूरा भरोसा, क्योंकि जब मैं क्षेत्र भ्रमण में जाता हूं तो उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं सदन के अंदर उनकी आवाज बनूंगा और बिहार विधान परिषद को फिर से एक बार शिक्षक सदन के रूप में प्रतिष्ठापित करूंगा। सर, आप चूंकि बेगूसराय से आते हैं, बेगूसराय के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके यहाँ भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे आप LNMU के सीनेट के सदस्य भी हैं, जैसे मुझे पता चला है। क्या लगता है कि इस मांग को भी आपके द्वारा रखा जाएगा या आपके दायरा में आता है नहीं आता? मैं बेगूसराय से ही नहीं आता, मैं मिथिलांचल का बेटा हूँ। मेरा जन्मस्थल समस्तीपुर जिला के दसौत ग्राम में है और कार्यस्थल बेगूसराय है। मेरी पढ़ाई भी यही निजी उच्च विद्यालय से जो प्रारंभ हुई, जब मैं 1972 में राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति की परीक्षा में सफल होकर
बीपी विश्वविद्यालय में नामांकन कराया, वहां से मेरी शैक्षिक यात्रा यहाँ प्रारंभ हुई। यहीं से मैंने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एमएससी किया, पीएचडी किया। बीपी उच्च विद्यालय में ही कई वर्षों तक मैंने अध्यापन कार्य किया और अपनी 9 वर्षों की सेवा भी मैंने बीपी उच्च विद्यालय से ही छोड़ दी। आपने जो मूल प्रश्न किया है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के क्रम में मैं किस प्रकार कार्य करूं कि यहाँ की जो मूल मांग है राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, तो मेरा पुराना मांग है। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट के बैठक में मैंने दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में स्थापित करने की मांग, सरकार को मैंने दर्जनों पत्र लिखा, पत्रिकाओं में मेरी ये भावना प्रस्फुटित हुई है, मुखरित हुई है। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि बेगूसराय जिला इस बात के लिए हकदार है, राष्ट्र कवि दिनकर जो इस राष्ट्र के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत के अमूल्य निधि थे, उनके नाम पर बेगूसराय में राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। मैंने पूर्व में भी इसके लिए मेरी आवाज उठी है और मौका मिला, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा विश्वविद्यालय की स्थापना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमें दिया। बने रहिए आप बीटी न्यूज के साथ।